आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके पहले कक्षा 9वीं में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कोई रासायनिक क्रिया होती है, उस रासायनिक क्रिया में एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। इसका मतलब है कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होता है। और जब कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उस रासायनिक क्रिया में तत्व का परमाणु मिश्रण के बाहर नहीं जाता और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई रासायनिक क्रिया होती है, उस रासायनिक क्रिया में जितने तत्व के परमाणु भाग लेते हैं रासायनिक क्रिया में, मतलब अभिकारक, उतने ही तत्व के परमाणु उत्पाद में भी रहते हैं। तो रासायनिक क्रिया होती कैसी है? रासायनिक क्रिया होती है परमाणुओं के आपसी बंध के टूटने एवं जुड़ने से। परमाणु के बीच में जो बंध होते हैं वो बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं और पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं उत्पाद। तो परमाणुओं के बीच में जो बंध होते हैं इसका विस्तृत अध्ययन अगले अध्याय में हम करेंगे। अध्याय 3 और अध्याय 4 में। अध्याय 3 धातु एवं अधातु, अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें परमाणुओं के बीच के जो बंध है उसके बारे में जानकारी हम देखेंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया जो है ये जनरली हमारे 10वीं की किताब में मुख्यतः अगर कहा जाए तो एक तो पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, एक पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया, तीसरी पढ़ना है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया और चौथी पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और भी छोटी छोटी अभिक्रिया आएगी जैसे ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया को पढ़ने के पहले क्रियाकलाप पेपर में नहीं आएगा, समझने के लिए है। संयोजन अभिक्रिया क्या है इसके लिए हम आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, वो क्रियाकलाप है 1.4। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमको एक कांच का बना बीकर लेना है। इस बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कहते हैं बिना बुझा चूना, और इस बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना या अनबुझा चूना या बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं। और लेने के बाद इस बीकर में धीरे धीरे जल मिलाते हैं और जल मिलाने के बाद बीकर को, ये जो बीकर लिखा हुआ है, इस बीकर को स्पर्श करते हैं जैसा कि हाथ दिखा रहा है। स्पर्श करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या इस बीकर में जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और जल लिया तो बीकर का जो तापमान है क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ। तो हम ये देखते हैं कि बीकर जिसमें हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, जो होता है सॉलिड, और इसमें हमने मिलाया जल जो होता है लिक्विड। मिलाने के बाद यहाँ पर कैल्शियम 1 है, O 2 है
H ये भी 2 है, तो ये बन गया CaOH होल ट्वाइस। ये था बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, और अब इसमें पानी डाल दिया तो ये बन गया बुझा हुआ चूना। और प्लस यहाँ निकलती है ऊष्मा, और इस अभिक्रिया में जब ऊष्मा निकलेगी तो स्वाभाविक है कि जो बीकर है ये बीकर गर्म हो जाएगा, अर्थात बीकर का ताप बढ़ेगा। तो एक तरह से इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है, तो हम इस अभिक्रिया को ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया या ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। तो एक नई अभिक्रिया भी है यहाँ आ गई, ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरह से अभिक्रिया होती है जो हमने एक बीकर में की, और ये CaOH होल ट्वाइस ये जल में आ गया है CaO, तो ये बन गया एक्वास, यानी CaO का जलीय विलयन है तो ये एक्वास हो गया। इस तरह से अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि हमने यहाँ अभिकारक कितने लिए। अभिकारक हमने लिए 2, एक और ये दूसरा, और उत्पाद मिला 1। ये तो ऊष्मा है, उत्पाद मिला 1। मतलब संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग लेते हैं ये सारे के सारे अभिकारक मिलकर एक उत्पाद देते हैं। तो जब उत्पाद एक ही मिले और अभिकारक 2 या 2 से ज़्यादा हो, तब ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप परिभाषा तैयार कर सकते हो संयोजन अभिक्रिया की। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का, एकल यानी सिंगल, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा, और ये उसका उदाहरण ले सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भी उदाहरण आएंगे, आपको ये उदाहरण अच्छा नहीं लगा दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा जानकारी दी गई है, उस जानकारी को भी समझ लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया वाला प्रश्न आएगा तो उसमें ये नहीं लिखना है, ये एक्स्ट्रा जानकारी। अब ये है क्या, हमने जो अभिक्रिया पढ़ी ये वाली, इस अभिक्रिया में बुझा हुआ चूना मिला। अनबुझे चूने में या बिना बुझा हुआ चूने में पानी डालने पर हमको क्या मिला, बुझा हुआ चूना। तो ये जो विलयन मिला एक्वास, इसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसका नाम बुझा हुआ चूना भी है, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है। जब इसको, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, इसको जब दीवार पर पुताई करते हैं, दीवार की सफेदी करते हैं, तब वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब दीवार पर सफेदी करते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीमी गति से क्रिया करना शुरू कर देता है, और जब क्रिया करता है तो दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला ये है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है दीवार पर। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद जब आप देखो, जब वो दीवार सूख जाएगी, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद वहाँ पर 2-3 दिन के अंदर या 2-3 दिन जब हो जाते हैं, उसके पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होती रहती है।
और 2-3 दिन बाद जब हम देखते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया हो चुकी होती है और बन चुका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जिससे दीवार की चमक बढ़ जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहते हैं, मतलब संगमरमर का सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किस तरह से अभिक्रिया होगी, ये संयोजन अभिक्रिया का मैटर नहीं है, ये इसलिए दिया है कि जो बुझा हुआ चूना आया इसके बारे में ये पूरी जानकारी है, क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया नहीं हो रही है, उत्पाद एक ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कैसे होती है अभिक्रिया देखिए, ये हमने लिया CaOH होल ट्वाइस, जो कैसा होता है एक्वास, इसको कहते हैं बुझा, यहाँ पे ध्यान रखना ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है, पानी डाला तो बुझ गया, बिना तो शब्द वो गलत था। तो ये हमने लिया बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन क्रिया करके H2O बनाता है, और साथ में यहाँ एक ऑक्सीजन बचा है, ये एक ऑक्सीजन Ca के साथ CaO और ये CO2, तो ये दोनों मिलकर क्या CO2 और साथ में यहाँ ये CaO, क्योंकि एक O निकल चुका है, एक O बचा है और 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, तो बचा Ca और ये CO2, तो ये O अगर O2 में जोड़ दिया तो O3, CO3 और Ca, ये हो जाएगा CaCO3, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और यही सूत्र संगमरमर का भी है, दोनों का सूत्र सेम है। यानी जो दीवार पर हमने पुताई कर दी और दीवार पे जो बुझे हुए चूने के साथ CO2 ने क्रिया कर ली, कैल्शियम कार्बोनेट बना, वो और संगमरमर दोनों का फार्मूला सेम है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके अवस्थाओं को भी हम दिखा सकते हैं, जैसे ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, पपड़ी बन जाएगी, और ये लिक्विड है, जल। इस तरह से ये जानकारी हो गई कि किस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर दीवारों पर सफेदी करने के लिए उपयोग करते हैं तो कैसे काम करता है। संयोजन अभिक्रिया के सिंपल उदाहरण देखो, ये है कार्बन, कार्बन यानी इसको कोक या कोयला भी कहते हैं। अब कार्बन के वैसे तो अलग अलग अपर रूप होते हैं, इन्हें 2 या 2 से अधिक रूपों में जब कोई तत्व पाया जाता है तो उसको अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो ये यहाँ सी का मतलब है कोक, कोयला, इसका दहन करते हैं। दहन हमेशा जब भी आप दहन करेंगे तो O2 के साथ क्रिया करना है, तो यहाँ कोक यानी कार्बन का दहन O2 के साथ, ये बनेगा CO2। इसमें क्या हो रहा है, एक ही उत्पाद मिल रहा है और 2 अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया जो है यह संयोजन का उदाहरण है। इस तरह से ये संयोजन अभिक्रिया में ये सिंपल उदाहरण लिख सकते हैं। कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस है और CO2 तो गैस है ही, अभी आपने देखा था। ये भी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इसमें और एक अभिक्रिया दिख रही है संयोजन वाली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तब जल का निर्माण होता है। कैसे, देखो, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2,
इससे बनता है जल H2O। हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होता है और H2O लिक्विड है। अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं है, ये ढांचा है, स्केलेटन है, कंकाली समीकरण है। इसको हमको संतुलित करना है तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन तो अभी ठीक दिख रहे हैं। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ एक ही है, तो यहाँ हम सामने 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन दोनों तरफ 2-2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 2 होने के कारण अब हाइड्रोजन यहाँ पर बिगड़ गए और हाइड्रोजन हो गए 4, तो यहाँ वापस से 2 लगा देते हैं। इस तरह से ये अभिक्रिया अब संतुलित हो गई। तो इस अभिक्रिया में भी 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं और एकल उत्पाद मिल रहा है, तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया ये भी है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं, एक डेफिनेशन और आ रही है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मतलब अभिकारक तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मतलब अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गई, 2 परिभाषा हो गई, आपके पास ऑप्शन हो गए। पहली ज़्यादा सरल थी। अब तो संयोजन अभिक्रिया हमने देखा, अब हम एक और बात इसमें देख लेते हैं। मैंने जो इसके पहले आपको अभिक्रिया पढ़ाई थी ये वाली, इस अभिक्रिया में आपने देखा ये क्रियाकलाप था। इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही थी, ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी और जिससे बीकर में लिया हुआ जो मिश्रण है वो गर्म हो रहा था। यानी उत्पाद तो बन ही रहा था, लेकिन उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही थी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब है यहाँ इसकी डेफिनेशन ये बन सकती है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो एक तो ये उदाहरण हो गया ऊष्माक्षेपी का भी, यानी ये संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो गया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण भी हो गया। अभिक्रिया को और रासायनिक अभिक्रिया को बातें कही है। अब एक और अभिक्रिया है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं। प्राकृतिक गैस जब भी बात आती है, प्राकृतिक गैस मतलब मार्श गैस, मीथेन। प्राकृतिक गैस यानी मार्श गैस और मीथेन इसका नाम है। इसका दहन करते हैं। जब भी दहन की बात आती है O2 के साथ क्रिया होती है और ये जो है इसको हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की क्रिया O2 के साथ करते हैं, यानी कि जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का, ये नहीं इसके अलावा कोई भी आ जाए, उसका जब दहन करते हैं तो हमेशा 2 ही चीज़ें मिलती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और एक जल मिलता है, हमेशा ये मिलेगा। और साथ ही यहाँ निकलेगी ऊर्जा, यानी ऊष्मा ऊर्जा एक ही है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। इस अभिक्रिया में भी ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो ये भी ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है उसको देख लेते हैं, वो है हाइड्रोजन। यहाँ 4 है, तो यहाँ लगा देते हैं 2, 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ देखोगे तो 2 और यहाँ पे भी 2 है, 4 है, यहाँ 2 लगा देते तो 2 दूनी 4 और कार्बन ऑटोमेटिक संतुलित है। तो ये अभिक्रिया भी ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बन सकती है।
ध्यान रखना, किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन करते हैं तो CO2 और H2O ही बनता है। उसके बाद ये कहा है, क्या आप जानते हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? अब कैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसको देख लीजिए। आप ये बात जानते हैं कि हमको जीवित रहना है, तो जीवित रहने के लिए हमको चाहिए ऊर्जा, और ये ऊर्जा हमको जो चाहिए वो हमको मिलती है भोजन से। जब हम भोजन करते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो पाचन की क्रिया होती है, उसके पाचन की क्रिया के समय जो खाद्य पदार्थ हमने खाया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। जैसे आलू, चावल, ब्रेड वगैरह हम खाएं, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, और भी चीज़ों में हो सकता है। तो रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ब्रेड में आ गया वो। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का जब विघटन होता है हमारे पाचन तंत्र के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है मोनोसेकेराइड, उसका उदाहरण है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या करता है? ये ग्लूकोज हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है हमारी शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन है उससे मिलता है और मिलकर हमको ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरह से जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बना और उसके साथ हमारे शरीर में उपस्थित, शरीर की कोशिका में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो क्रिया कर रही है, तो इन दोनों की क्रिया से हमको मिलती है ऊर्जा, और इस प्रोसेस का नाम है श्वसन। जिसको हम देख लेते हैं किस तरह से। हमने भोजन किया, भोज्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज का फार्मूला ये है C6H12O6। इसके पहले ये कहीं आया था, कहाँ आया था आप बताना कमेंट करके। इसका नाम है ग्लूकोज, और ये हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो क्या होता है, ये भी एक तरह से आप देखें तो ये हाइड्रोकार्बन ही है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर भी मिलना चाहिए CO2 और H2O, और साथ में मिलती है ऊर्जा। अभिक्रिया को संतुलित करना है, हाइड्रोजन से करते हैं, हाइड्रोजन 12 है, यहाँ 6 लगा देंगे, 6 दूनी 12। उसके बाद हम देखते हैं कार्बन को, ऑक्सीजन को लास्ट में करेंगे। कार्बन 6 है, यहाँ 6 लगा देंगे। हाइड्रोजन हो गए, कार्बन हो गए, अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ 12 दूनी 24 है और यहाँ 6 है, यानी टोटल ऑक्सीजन हो गए 18। यहाँ 6 लग चुके हैं। अब यहाँ कुछ नहीं कर सकते सामने, नहीं तो कार्बन और हाइड्रोजन बिगड़ जाएंगे। यहाँ 6 है तो यहाँ हम 12 कर लेते हैं, 6 दूनी 12, तो 6 और 6 दूनी 12, 18 हो जाएंगे। इस तरह से अभिक्रिया, इसमें हमको क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। तो ये ऊर्जा मिलना या ऊष्मा मिलना, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का होना है। उसके बाद एक बात और इसमें दी है, उसको भी देख लेते हैं। जो शाक सब्जियां होती है, शाक सब्जियां जो वनस्पति द्रव्य है, इनका जब विघटन होता है तो कंपोस्ट खाद बनता है। तो कंपोस्ट बनना या कंपोस्ट खाद का बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो ये इसमें 2 टॉपिक एक साथ आ गए। एक तो इसमें आ गई संयोजन अभिक्रिया, और एक इसमें संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ आ गया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। धन्यवाद।